आगे वो भूतिया शैतान अपने शिकार को खाने के लिए अपने बिल से बाहर निकलता है, तो वो लड़की उस शैतान को देखकर पूरी तरह डर जाती है कि तभी वहाँ पर नामपिंग आ जाती है उस शैतान से लड़ने के लिए। पर वो शैतान नामपिंग को भी नहीं छोड़ता और उसे मारने लगता है। लेकिन तभी उस राक्षस को नामपिंग को छूते ही बहुत बड़ा झटका लगता है और वो वहाँ से भाग जाता है। तो नामपिंग उस लड़की की जान बचाकर वहाँ से भागने लगती है, पर वो राक्षस अपने शिकार को भागने नहीं देता और उसे वहीं पर जान से मार डालता है। तो नामपिंग ये सब देखकर पूरी तरह डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है कि तभी रास्ते में उसे लिमजी मिल जाती है और वो उसे भागने में हेल्प करती है। आगे लिमजी नामपिंग से पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रही थी, तो नामपिंग उसे पूरी बात बताती है। तो लिमजी कहती है तुम्हें पता है ये जंगल बहुत ही खतरनाक है, इस भूतिया जंगल में कोई भी आने से कितना डरता है, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता? अगर कोई भी इस भूतिया जंगल में एक बार आ जाता है तो वो दोबारा वापस नहीं आता, पता नहीं तुम कैसे उस राक्षस से बच गई। तो नामपिंग ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो लिमजी से पूछती है कि आखिरकार वो चीज क्या है। तो लिमजी उसे बताती है कि तुमने कबीले में बहुत सारे डकैतों को जादू करते हुए देखा होगा, वो सारे डकैत यहीं से काली विद्याएं सीखते हैं और ये राक्षस बहुत ही खतरनाक है और कोई भी गाँव वाला यहाँ पर आने से डरता है। वैसे तुम उस राक्षस से कैसे बची? वो राक्षस तो किसी को भी उस जंगल से जिंदा बाहर निकलने नहीं देता, फिर तुम कैसे बच गई? कहीं तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिससे वो राक्षस डरता हो? तो नामपिंग ये बात सुनकर पूरी तरह सोच में पड़ जाती है क्योंकि उसके पास ऐसी कोई चीज होती ही नहीं। कि तभी लिमजी को याद आता है कि फीफा के पास उसके भाई का दिया हुआ एक लॉकेट था जिसे वो सबसे छुपा कर रखता था, क्योंकि अगर सरफान को उस लॉकेट के बारे में पता चल गया तो वो फीफा का जीना मुश्किल कर देगा। तो लिमजी नामपिंग को कहती है फीफा ने जो तुम्हें ताबीज दी है वो मुझे दो। तो नामपिंग कहती है मैं वो ताबीज आपको क्यों दूं, वो फीफा ने मुझे मेरी सेफ्टी के लिए दिया है, मैं नहीं दूंगी। तो लिमजी नामपिंग को कहती है अगर तुम्हें फीफा की जरा सी भी पड़ी है और तुम चाहती हो कि वो किसी मुसीबत में ना फंसे तो तुम मुझे वो ताबीज दे दो, क्योंकि अगर सरफान ने वो ताबीज देख ली तो फीफा बहुत ही बड़ी मुश्किल में आ जाएगा। तो नामपिंग ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो ताबीज लिमजी को दे देती है। तो लिमजी उस ताबीज को उसके सामने ही तोड़ देती है और कहती है अगर तुम्हें कोई भी अगर ये पूछे कि तुम उस शैतान राक्षस से कैसे बची तो तुम सबको ये बताना कि तुम्हारे पास एक ताबीज थी और ये ताबीज फीफा ने तुम्हें दी थी। और लिमजी नामपिंग को सारी बात समझा कर वहाँ से चली जाती है। आगे लिमजी अपने बेटे को खूब डांटती है और कहती है तुम्हें पता है ना कि वो जंगल कितना खतरनाक है, फिर भी तुम काली विद्या सीखने के लिए उस जंगल में गए। तुम्हें क्या लगता है कि काली विद्या सीखना इतना आसान है? बिल्कुल भी नहीं। अगर तुमने काली विद्या सीखने की कोशिश की और अगर तुम काली विद्या सीखने में सफल नहीं हो पाए तो वो काली विद्या तुम्हें जान से मार डालेगी। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि तुम उस काली विद्या को सीखने के लिए कैपेबल नहीं हो। तो जॉन को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है मुझे लेक्चर देने का आपको कोई हक नहीं है क्योंकि आप मेरी माँ नहीं है। तो लिमजी कहती है तुम मानो या ना मानो मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारी इस हरकत के बारे में मुझे सरफान को बताना ही होगा। तो जॉन ये बात सुनकर टेंशन में आ जाता है और वो कहता है अगर आपने इस बारे में पापा को कुछ भी बताया तो मैं भी जाकर पापा को ये बात बता दूंगा कि पीफा के पास टीचर चॉय की वो लॉकेट है जिसे पापा नष्ट करना चाहते थे, लेकिन पीफा ने ऐसा करने नहीं दिया और उसने छुपा कर रखा। अगर ये बात पापा को पता चल गई तो आपको पता है क्या होगा। और जोंग अपनी ही माँ को धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। तो उसकी माँ ये सब सुनकर पूरी तरह परेशान हो जाती है। आगे जोंग अपने पापा के पास जाकर पीफा और नामपिंग की जाकर चुगली कर देता है। तो सरफान सीधा पीफा के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारी वाइफ उस शैतान के चंगुल से कैसे बच गई। तो पीफा जैसे ये सुनता है कि नामपिंग उस भूतिया जंगल में गई तो वो ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। तो सरफान कहता है मुझे बताओ तुम्हारी वाइफ उस भूतिया जंगल से कैसे बची, कहीं तुम्हारे पास टीचर चॉय की वो लॉकेट तो नहीं है। तो पीफा कहता है पापा आप कैसी बात कर रहे हैं, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है और मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। कि तभी जोंग के बंदे नामपेंग को पकड़कर सरफान के पास लेकर आते हैं। तो सरफान नामपेंग से पूछता है कि तुम उस राक्षस से कैसे बची, क्या तुम्हारे पास कोई लॉकेट है जो फीफा ने तुम्हें दिया था, मुझे दिखाओ। तो नामपेंग कहती है फीफा ने अपनी माँ से कहकर मेरे लिए एक ताबीज बनवाई थी और ये रही वो ताबीज, इसी ताबीज की वजह से मैं उस राक्षस से बच पाई। तो वो लोग उस ताबीज को देखकर पूरी तरह हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो लोग जिस ताबीज की तलाश कर रहे होते हैं ये ताबीज तो वो होती ही नहीं। तो जोंग अपने पापा को कहता है पापा ये लड़की झूठ बोल रही है, पक्का उसने इस ताबीज को कहीं पर छुपा दिया होगा, आप इसकी पूरी तलाशी लीजिए आपको वो ताबीज मिल जाएगी। और जोंग जबरदस्ती नामपेंग की तलाशी लेने की कोशिश करने लगता है। तो फीफा सामने आ जाता है और कहता है जोंग अपनी औकात में रहो, ये मत भूलो कि ये मेरी वाइफ है और तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मेरी वाइफ के साथ इस तरह बात करने का। तो सरफान भी जोंग को डांटता है और इस बात को यहीं पर रफा दफा करके वहाँ से जाने लगता है। तो जोंग अपने पापा को कहता
कहता है पापा मैं सच कह रहा हूँ, फीफा के पास वो ताबीज है, उसने आपसे छुपा कर रखी है, वो आपसे झूठ बोल रहा है, मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे। तो सरफान कहता है फीफा मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोल सकता, बचपन में मैंने उस पर जो काला जादू किया है वो उस काले जादू से कभी भी बाहर नहीं आ सकता, इसलिए मुझे फीफा पर पूरा यकीन है कि वो मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए बेकार की बात करना बंद करो। और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारे कारनामों के बारे में नहीं पता? अभी भी टाइम है, सुधर जाओ जोंग, अगर मुझे आइंदा से तुम्हारी कोई भी शिकायत मिली तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये मत समझना कि तुम मेरे बेटे हो तो मैं तुम पर रहमदिली दिखाऊंगा। और सरफान अपने ही बेटे को डांट कर वहाँ से चला जाता है। आगे फीफा नामपेंग को ऑर्डर देता है कि तुम इस घर से बाहर नहीं निकलोगी बिना मेरी परमिशन के, तुम इस घर के अंदर ही रहोगी, तुम जैसे ही घर से बाहर निकलती हो तो तुम बाहर जाकर कोई ना कोई बखेरा खड़ी कर ही देती हो, इसलिए तुम घर के अंदर ही रहोगी। तो नामपेंग इस बात पर गुस्सा हो जाती है और मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद लिमजी वहाँ पर आती है और लिमजी फीफा को डांटती और कहती है तुम इस तरह की लापरवाही कैसे कर सकते हो, अगर वो लॉकेट सरफान के हाथ लग जाता तो तुम्हें पता है कितना बड़ा बवाल मच जाता। सरफान को ये बात पता चल जाती कि बचपन में उसने जो तुम पर जादू किया है वो जादू काम नहीं कर रहा और तुम उसके वशीकरण में नहीं हो। ये बात अगर सरफान को पता चल जाती तो क्या वो तुम्हें जिंदा छोड़ता? आइंदा से कोई भी बेवकूफी करने से पहले 10 बार सोच लेना, समझे? और लिमजी ये कहकर जाने लगती है। तो फीफा कहती है आप तो बचपन से जानती है ना कि मेरे ऊपर कोई भी जादू काम नहीं कर रहा, फिर आपने ये बात सरफान को क्यों नहीं बताई और मेरी हेल्प क्यों की? तो लिमजी कहती है तुम्हारा टीचर मेरा भी कुछ लगता है, वो मेरा भाई था, भले सरफान से मैं उसकी जान नहीं बचा पाई और मेरे भाई ने मरने से पहले मुझसे एक वादा लिया था कि मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूं, तुम्हारे ऊपर कोई भी आँच आने ना दूं, मैं बस अपने भाई के वादे को निभाने की कोशिश कर रही हूँ। और लिमजी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ पुलिस हर जगह थिप की तलाश कर रही होती है पर किसी को भी थिप के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है। तो तोंग बहुत ही परेशान होती है थिप को लेकर। दूसरी तरफ नामपेंग अपने और फीफा के कपड़े धोने के लिए जाती है पर उसे कपड़ा धोना बिल्कुल भी नहीं आता, तो वो वहाँ की औरतों से हेल्प मांगती है ताकि वो लोग उसे सिखा सके कि कपड़े कैसे धोते हैं, पर वो सारी औरतें उससे बात नहीं करती और मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती। कि तभी वहाँ पर फीफा आ जाता है और कहता है अगर तुम्हें कपड़े धोने नहीं आते तो मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। और फीफा नामपेंग को कपड़े धोने के लिए सिखाने लगता है। तो नामपेंग कपड़े धोती कम है पर फाड़ती ज्यादा है। तो फीफा ये देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और कहता है तुम साइड हटो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि कपड़े कैसे धोते हैं, उसके बाद तुम धोना। वैसे एक बात बताओ, क्या सच में तुमने आज तक कपड़े नहीं धोए? तो नामपेंग कहती है मैं एक अमीर परिवार से बिलोंग करती हूँ और मेरे परिवार वालों ने मुझे एक राजकुमारी की तरह पाला है, लेकिन जब से मैं यहाँ पर आई हूँ मुझे वो सब करना पड़ रहा है जो मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं किया था। कि तभी नामपेंग को पूरे बॉडी में इचिंग होने लगती है तो वो फीफा को दिखाती है। तो फीफा कहता है तुम्हें शायद किसी चीज से एलर्जी हो गई है, क्या तुमने कुछ ऐसा छू लिया जिससे तुम्हें एलर्जी है? तो नामपेंग कहती है मैंने सिर्फ सर्फ को छुआ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं छुआ, देखो ना मेरे पैरों में भी इचिंग होने लगी है, प्लीज कुछ करो फीफा। आगे फीफा उसके लिए दवाई बनाता है और उसे कहता है तुम्हें सर्फ से एलर्जी हो गई है जिस वजह से तुम्हारे पूरे बॉडी में रिएक्शन हो गए हैं। तो नामपेंग कहती है ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ही मुझे कपड़े धोने को कहा था। तो फीफा कहता है आखिरकार तुम किस चीज की बनी हुई हो, तुम्हें सब चीजों से एलर्जी ही हो जाती है। तो नामपेंग कहती है मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं राजकुमारियों की तरह पली बड़ी हूँ, मुझे ये सब करना नहीं आता, लेकिन तुमने जबरदस्ती मुझसे ये सब करवाया, अब तुम ही मेरी सेवा भी करोगे। तो फीफा पूरे मन से उसके पूरे शरीर पर दवाई लगाता है और उसे रिलैक्स कराने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ गाँव की असिस्टेंट ये सब देख लेती है और ये सब देखकर तो उसे बहुत बड़ा मिर्गी का दौरा ही पड़ जाता है। आगे नामपेंग फीफा से पूछती है तुम्हें दवाइयों के बारे में बहुत ज्यादा ही नॉलेज है, तुमने ये सब कहाँ से सीखा? तो फीफा उसे बताता है ये सब मैंने टीचर चॉय से सीखा है। तो नामपेंग कहती है ये टीचर चॉय वही है ना जिन्होंने तुम्हें लॉकेट दिया था? तो फीफा कहता है बचपन में मुझे पढ़ने का बहुत ही शौक था, लेकिन मेरे पापा को ये सब मंजूर नहीं था, जिस वजह से उन्होंने मेरी सारी बुक जला दी। तो नामपेंग कहती है तुम्हारे पापा तो एक नंबर के जल्लाद है, लेकिन तुम बहुत ही अच्छे हो, तुम सबकी हेल्प भी करते हो, तो तुम यहाँ से निकलने की कोशिश क्यों नहीं कर? तो फीफा कहता है मैं यहीं पर जन्मा हूँ और यहीं पर पला बड़ा हूँ और यही मेरी दुनिया है, इसलिए मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। और फीफा ये कहकर वहाँ से चला जाता है और नामपेंग देखती ही रह जाती है। दूसरी तरफ एक पुजारी थिप की जान बचाता है और फाइनली हमें यहाँ पर पता चल जाता है कि थिप मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ सरफान फिर से एक पंचायत बैठाता है तो जोंग यहाँ पर अपने पापा को बोलने देने के बजाय खुद ही बोलने लगता है और कहता है हमने बहुत दिनों से चोरी नहीं की है, इसलिए अब हमें चोरी करने के लिए जाना चाहिए। और यहाँ पर जोंग अपने पापा के बजाय खुद ही फैसला लेने लगता है, जिस वजह से उसके पापा को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहते हैं यहाँ का सरकार मैं और यहाँ पर जो भी होगा वो सिर्फ मेरी मर्जी से होगा, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आइंदा से तुमने मेरे कामों में टांग अड़ाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। और बेचारे जोंग का मुंह कुत्ते जैसा हो जाता है। दूसरी तरफ गाँव की असिस्टेंट गाँव को आकर बताती है कि फीफा नामपेंग का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहा था और उन दोनों की नजदीकियां भी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो गाँव को ये सब सुनकर बहुत ही जलन होती है। दूसरी तरफ नामपेंग घर में बैठी बैठी बोर हो रही होती है और वो फीफा को कहती है तुमने जो मुझे इतने सारे मैगजीन दिए थे मैंने ये सारे
सारे पढ़ लिए हैं, क्या तुम मेरे लिए दूसरा ला सकते हो? तो फीफा कहता है ये तुम्हारा राजमहल नहीं है जहाँ पर तुम जो भी ऑर्डर करोगी वो सब तुम्हारे सामने पेश हो जाएगा। अगर तुम इतनी बोर हो रही हो तो घर के कुछ काम करो जिससे तुम्हारा मन बहल जाएगा। तो नामपेंग कहती है तुम्हें पता है ना मुझे घर के काम करने से एलर्जी हो जाती है, तो मैं घर के काम कैसे करूंगी तुम ही बताओ। तो फीफा कहता है जो पास में है उसी को दोबारा पढ़ लो। तो नामपेंग कहती है इसे मैं बहुत बार पढ़ चुकी हूँ, अब तो मुझे ये याद भी हो गया है। तो फीफा कहता है कंप्लेन करना बंद करो और चुपचाप घर में रहो। और फीफा ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे फीफा नामपेंग की बोरियत दूर करने के लिए फिकुन के पास जाता है और उसे कहता है क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगी? तो फिकुन कहती है ठीक है। आगे फिकुन फीफा के कहने पर नामपेंग को अपने साथ एक जगह पर लेकर जा रही होती है। तो नामपेंग कहती है फिकुन क्या तुम अभी मुझसे गुस्सा हो? मैं सच में चाहती थी कि तुम फीफा की दुल्हन बनो, लेकिन मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो फिकुन कहती है मैंने हालात से समझौता कर लिया है और मैंने ये भी मान लिया है कि फीफा कभी भी मेरा नहीं होगा, क्योंकि उसने कभी भी मुझे उस नजर से नहीं देखा। उसने हमेशा मुझे अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट किया है, इसलिए अब मैंने अपने दिल को भी समझा लिया है कि फीफा कभी भी मेरा नहीं हो सकता। इसलिए मैं तुमसे गुस्सा होकर क्या करूं, जबकि खुद मुझे पता है फीफा ने कभी भी मुझे उस नजर से नहीं देखा। तो नामपेंग को ये सब सुनकर बहुत ही बुरा लगता है। तो फिकुन कहती है तुम्हें बुरा मनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक। और ये दोनों फिर से पक्की दोस्तें बन जाती हैं। दूसरी तरफ जोंग अपने पापा के बिहेवियर से बहुत ही परेशान रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके पापा उसके बजाय फीफा को ज्यादा मानते हैं और उसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जिस वजह से जोंग का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो फीफा को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद से जाने के लिए तैयार होता है। आगे नामपेंग फिकुन के साथ ड्रामा देखने के लिए जाती है, तो उसे वो ड्रामा देखकर बहुत ही अच्छा लगता है और उसका मन भी बहल जाता है। तो फिकुन नामपेंग को बताती है कि ये लोग पहले शहर में काम किया करते थे, पर इनका जो मालिक था वो इन लोगों पर बहुत ही अत्याचार करता था, इन्हें पैसे भी नहीं देता था। जब फीफा को इस बारे में पता चला तो फीफा ने इन लोगों की हेल्प की और इन्हें यहाँ पर लेकर आ गए। तो इन लोगों ने यहीं पर अपना कारोबार खोल लिया और यहीं से अपना गुजारा करने लगे। तो नामपेंग फीफा के बारे में इतना कुछ जानकर बहुत ही हैरान होती है कि तभी वहाँ पर फीफा आ जाता है और नामपेंग को कहता है बहुत हो गया नाटक देखा हुआ, चलो घर चलो। तो नामपेंग कहती है अभी तक तो मैंने पूरा नाटक भी नहीं देखा है, मैं बीच में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, मुझे पूरा देखना है। तो फीफा कहता है कुछ बात के लिए भी रहने दो, एक साथ ही सब कुछ देख लोगी तो बाद में क्या देखोगी। और फीफा नामपेंग को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। आगे नामपेंग फीफा को कहती है तुम अपने आप को जितना बुरा दिखाते हो तुम उतने भी बुरे नहीं हो, फिर तुम इन डकैतों वाले काम क्यों करते हो, तुम भी यहाँ से बाहर निकलो, एक नई लाइफ की शुरुआत करो। तो फीफा कहता है ये सब इतना भी आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो। तो नामपेंग कहती है एक बार तुम कोशिश तो करो यहाँ से बाहर निकलने की, देखना सब कुछ धीरे धीरे आसान हो जाएगा। तो फीफा कहता है हर कोई तुम्हारी तरह सोने की चम्मच मुंह में लेकर पैदा नहीं होता, हर लोगों की लाइफ अलग अलग होती है, हर लोगों को बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जीने के लिए, लेकिन तुम जैसी नाजों से पली हुई राजकुमारी ये सब नहीं समझ सकती। वेल नामपेंग सच में फीफा की बातें नहीं समझ पाती, क्योंकि वो गोल गोल बातें कर रहा होता है जो उसके पल्ले बिल्कुल भी नहीं पड़ता। तो फीफा कहता है अब तुम घर जाओ और घर में ही रहना, समझी। और फीफा ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे नामपेंग घर जा रही होती है तो उसका सामना सरफान और जोंग से हो जाता है। तो नामपेंग जैसे उन दोनों को देखती है उसका पारा तो 7वें आसमान पर ही पहुँच जाता है और वो उन लोगों को टॉन्ट मारने से पीछे नहीं हटती। तो जोंग को बहुत ही गुस्सा आता है, तो सरफान उसे रोक लेता है और कहता है अगर ये चिड़िया इतना ही फड़फड़ा रही है तो इसे फड़फड़ाने दो, क्योंकि ये फड़फड़ाने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती। और सरफान ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो नामपेंग को बहुत ही गुस्सा आता है। दूसरी तरफ फीफा सरफान के कहने पर एक बंदे को पकड़ने के लिए जाता है, क्योंकि वो बंदा कोई इलीगल काम कर रहा होता है। तो फीफा अपनी पूरी टीम के साथ उस बंदे को पकड़ने के लिए जाता है। तो बंदा कोई मामूली इंसान नहीं होता, बल्कि वो भी पावरफुल होता है और उसके अंदर भी ढेर सारी शक्तियाँ होती है। तो वो अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करके फीफा पर वार करता है, पर फीफा पर उसके किसी वार का कोई असर नहीं होता, बल्कि वो उसे उठा के पटक देता है। तो वो बंदा फीफा के अंदर इतनी सारी पावर देखकर तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है तुम्हें इतनी सारी शक्तियाँ कैसे मिली, तुम शक्तियों को कंट्रोल करना कैसे जानते हो। तो फीफा कहता है तुम्हें इन सब के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पर इन दोनों में जमकर लड़ाई होती है। अगर आप फाइटिंग सीन के दीवाने हैं तो आपको यहाँ पर भरपूर फाइटिंग देखने को मिलेगी। आगे फीफा उस बंदे को मारकर अपना मिशन पूरा करता है और वो वहाँ से उसके सारे माल को चोरी करके वहाँ से लेकर चला जाता है। आगे फीफा जब उस माल की चेकिंग करता है तो उसे उस माल से ड्रग्स मिलते हैं, जिसे देखकर वो पूरी तरह चौंक जाता है और उसे पता चल जाता है कि वो लोग धंधे के आड़ में ड्रग्स बेचने की कोशिश कर रहे हैं। आगे फीफा अपने बंदे के जरिए से इस बात की जानकारी लेफ्टिनेंट को भी देता है। तो लेफ्टिनेंट ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है वैसे तुम लोग ये बताओ कि तुम लोगों ने थिप के साथ क्या किया। तो कॉन्ग लेफ्टिनेंट को पूरी बात बता देता है। तो लेफ्टिनेंट ये बात जानकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो गुस्से में भी आ जाता है और कहता है मैंने तुम लोगों को कहा था ना कि पुलिस के साथ कोई भी छेड़खानी मत करना, फिर तुम लोगों ने इतना बड़ा कांड क्यों किया। तो कॉन्ग कहता है हमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, हमने बस थिप को डराने की कोशिश की ताकि वो हमारे मामले में ना पड़े और ना ही
हमारे काम में टांग अड़ाए। लेकिन तभी वहाँ पर किधर से जोंग आ गया और उसने हमारे पूरे प्लान पर पानी फेर दिया। लेकिन हमें पूरा यकीन है कि थिप को कुछ भी नहीं हुआ है। फीफा ने थिप की जान बचाने की पूरी कोशिश की है। तो लेफ्टिनेंट ये बात सुनकर शांत हो जाते हैं और उसके बाद वो माल की चेकिंग करने के लिए जाते हैं। तो लेफ्टिनेंट वहाँ के सारे मालों को देखकर तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। दूसरी तरफ सरफान अपने सारे गैंग मेंबर से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि इन सारे गैंग मेंबर्स ने एक साथ मिलकर बहुत सारे कारनामे किए होते हैं और सब ने एक साथ मिलकर बहुत सारे लूटपाट भी किए होते हैं। तो सरफान कहता है हमने इतने साल एक साथ मिलकर काम किया है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि हमारे गैंग मेंबर्स में ही कोई है जो हमारी इंफॉर्मेशन पुलिस को दे रहा है और हमारे ही नाक के नीचे इलीगल काम कर रहा है। तो सारे मेंबर इस बात को टालने की कोशिश करते हैं, पर सरफान को पूरा यकीन होता है कि तभी उधर से पीफा आता है और सरफान को बताता है कि उसने टाइगर को ठिकाने लगा दिया है। तो सारे गैंग मेंबर ये देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि कोई भी टाइगर को हरा सकता है, क्योंकि उसके पास इतनी शक्तियां थी कि कोई भी उसे कभी भी नहीं हरा सकता। तो वो लोग ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। तो सरफान उन लोगों पर गन तान देता है और कहता है तुम्हें क्या लगा मुझे नहीं पता चलेगा कि तुम लोग मेरे नाक के नीचे इलीगल काम कर रहे हो। हमने हमारा गैंग इसलिए बनाया था ताकि हम अपने कबीले को अच्छे से चला सके, वो भी चोरी चकारी से, ना कि इस तरह के इलीगल काम से। तुम लोग जो इलीगल तरीके से माल बेचने के लिए जा रहे थे वो माल अब हमारे पास है। मैं तुम लोगों को लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर आइंदा से तुम लोगों ने कोई भी इलीगल काम किया तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। और सरफान ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे जोंग अपने पापा से पूछता पापा हम इन सारे मालों का क्या करेंगे, क्यों ना हम इन सारे मालों को बेचकर पैसा कमाए, इससे हमारे कबीले को बहुत ही फायदा होगा। तो सरफान को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है भले ही हम गलत काम करते हैं लेकिन हम लोग इतना भी गलत काम नहीं कर सकते। मैं लोगों की लाइफ से खेल कर अपने लिए एक चांदी की महल नहीं बना सकता, इसलिए कभी भी अपने दिमाग में ये ख्याल मत लाना, क्योंकि मुझे ड्रग्स से नफरत है और उसे बेचने वालों से भी, इसलिए चुपचाप सारे ड्रग्स को जला दो, समझे। और सरफान ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो जोंग पीफा को कहता है तुम मुझे गाड़ी की चाबी दे दो, मैं सारे माल को लेकर आता हूँ। तो पीफा उसे गाड़ी की चाबी दे देता है और वहाँ से चला जाता है। वेल जोंग के दिमाग में उन सारे ड्रग्स को लेकर कोई ना कोई प्लान जरूर चल रहा होता है, इसलिए वो उन सारे बंदों से भी अच्छे से बात करता है। दूसरी तरफ लिम जी नामपेंग की बॉडी को चेक कर रही होती है और कहती है तुम्हारी बॉडी को देखकर लग रहा है कि तुम तो फिट एंड फाइन हो, फिर तुम प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रही, वैसे तुम दोनों ने कितनी बार किया है। तो नामपेंग 2 बार इशारा करती है। तो पिखुन कहती है दिन में 2 बार। तो लिमजी कहती है अगर तुम दोनों दिन में 2 बार करते हो तो फिर भी तुम प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रही। तो नामपेंग कहती है हम दिन में 2 बार नहीं करते बल्कि हमने सिर्फ 2 ही बार किया है। तो लिमजी ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है सिर्फ 2 बार, इससे काम नहीं चलेगा, तुम्हें जल्द से जल्द प्रेग्नेंट होना होगा, क्योंकि अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं हुई तो सरफान तुम्हारा जीना मुश्किल कर देगा। तो नामपेंग कहती है आप लोग मेरे प्रेग्नेंट होने के पीछे क्यों पड़े हुए हो, मैं प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती। तो लिमजी कहती है अगर तुम पीफा के बच्चे की माँ नहीं बनी तो तुम्हें पूरे गाँव वालों के साथ सोना पड़ेगा जब तक तुम प्रेग्नेंट नहीं हो जाती। क्या तुम ये चाहती हो या पीफा के बच्चे की माँ बनना चाहती हो। तो नामपेंग कहती है इससे अच्छा तो मैं पीफा के बच्चे की ही माँ बन जाऊँ। तो लिमजी उसे कुछ दवाई खाने को देती है ताकि वो जल्द से जल्द प्रेग्नेंट हो जाए। उसके बाद लिमजी उसे नहाने के लिए लेकर जाती है ताकि वो उसे पीफा के लिए तैयार कर सके और वो दोनों रात में गुटरगू कर सके। और ये सब करते करते लिमजी की तबीयत खराब हो जाती है। तो पिखुन लिमजी को लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर गाँव को जब इन सब के बारे में पता चलता है तो वो सीधा नामपेंग के पास जाती है उससे सबक सिखाने के लिए। तो नामपेंग भी पीछे नहीं हटती और वो कहती है अगर पीफा तुमसे सच में प्यार करता तो वो तुम्हारे पास जरूर आ जाता, लेकिन पीफा तुमसे प्यार ही नहीं करता इसलिए तो वो मेरे पास ही रहता है। और यहाँ पर दोनों सौतने एक दूसरे को जमकर टॉन्ट मारती है, जिस चक्कर में इन दोनों में जमकर लड़ाई हो जाती है और गाँव नामपेंग को जान से मारने लगती है। लेकिन सही टाइम पर गाँव वाले आ जाते हैं और गाँव को वहाँ से भगा देते हैं डरा धमका कर। तो चुड़ैल गाँव जाने से पहले सारे गाँव वालों को धमकी देती है कि वो उन्हें बाद में देख लेगी और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जोंग सबके सामने उन सारे ड्रग्स को आग लगा देता है, पर वो असली ड्रग्स में आग नहीं लगाता बल्कि नकली ड्रग्स में लगाता है और इस बारे में किसी को भी नहीं पता होता। दूसरी तरफ नामपेंग पर उस मेडिसिन का इस तरह असर होता है कि वो पीफा के साथ संबंध बनाने के लिए पागल हो रही होती है कि तभी उधर से पीफा आता है। तो नामपेंग जैसे पीफा को देखती है तो वो उस पर टूट पड़ती है और उसके साथ रोमांस करने लगती है। तो पीफा को नामपेंग का ऐसा बिहेवियर देखकर तो बहुत ही अजीब लगता है और वो नामपेंग से पूछता है तुम ठीक तो हो ना। तो नामपेंग कहती है बाकी बातें हम बाद में करेंगे, चलो अंदर चलते हैं और गुटुरगु करते हैं। और वो फीफा को जबरदस्ती अपने साथ रूम के अंदर लेकर चली जाती है। तो फीफा नामपेंग को रोकने की बहुत कोशिश करता है पर नामपेंग रुकती ही नहीं। तो बाद में उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो वो नामपेंग को रोकने के लिए उसे बांध देता है और उसके बाद अपनी माँ के पास जाता है और उनसे पूछता है कि आपने नामपेंग को क्या खाने के लिए दिया था जो वो इस तरह से बिहेव कर रही है। तो उसकी माँ उसे बताती है कि सरफान चाहता है कि नामपेंग जल्द से जल्द प्रेग्नेंट हो जाए ताकि वो उससे छुटकारा पा सके। और ये तुम्हारे लिए भी तो फायदेमंद है ना, जैसे ही वो तुम्हारे बच्चे को जन्म दे देगी वैसे ही सरफान उसे वापस भेज देगा। और इस तरह
नामपेंग से तुम्हारी भी जान छूटेगी। वैसे भी उस लड़की ने तुम्हें बहुत तंग किया है, आए दिन वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करती रहती है। इससे अच्छा होगा कि जल्द से जल्द तुम उसे प्रेग्नेंट करो और यहाँ से रफा दफा करो। तो फीफा कहता है आइंदा से आप ऐसी कोई हरकत मत कीजिएगा। आपको पता है वो प्रिंसेस है, वो महलों में पली बड़ी है, उसे छोटी छोटी चीजों से एलर्जी हो जाती है। अगर आपकी इस दवाई का असर उस पर उल्टा पड़ गया और उसकी जान को कोई खतरा हो गया तब आप क्या करेंगी? वो शहर में रहती है, उसे ऐसी दवाइयों की आदत नहीं है। ये दवाइयाँ उसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वो हमारी तरह स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ नहीं झेल सकती। तो लिमजी कहती है तुम सच कह रहे हो, लेकिन मैं क्या करूँ, ये सरफान का ऑर्डर है और मैं अपने पति के खिलाफ नहीं जा सकती, इसलिए मैंने ये सब किया। आगे फीफा नामपेंग के पास जाता है तो नामपेंग पर रोमांस करने का फीवर इस तरह चढ़ा हुआ होता है कि वो फीफा को अपना बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होती है। और फीफा यही सब देखकर बहुत ही हैरान हो, क्योंकि आज तक उसने नामपेंग को नहीं छुआ होता है, लेकिन नामपेंग बार बार उसे असिस्ट कर रही होती है उसे छूने के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि उन दोनों के बीच पहले भी 2 बार हो चुका है, तो एक बार और हो गया तो क्या हो गया। इसलिए नामपेंग अपनी अदाओं से पीफा को रिझाने की कोशिश करती है। तो पीफा ये सब देखकर बहुत ही हैरान होता है और वो नामपेंग को रोकने के लिए उसे बेहोश कर देता है, पर वो उसकी ऐसी हरकतों पर खूब हंसता भी है।